आज का अपना टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की परिभाषाएं। अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है तो एसआई मात्रक पद्धति के जो मात्रक हैं जिसमें 7 मूल मात्रक है। इनमें सबसे पहले मीटर, यानी ये मीटर, 1 मीटर किसके बराबर है? तो 1 मीटर की जो परिभाषा है वो है क्रिप्टॉन 86 को क्रिप्टॉन तत्व है, इसको इतना गर्म करें कि ये लाल हो जाए। तो इससे जो लाल रंग का जो प्रकाश निकलता है वो प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। ऐसे हमने तरंग लंबाई पढ़ी होगी, यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होती है ये यहां से यहां तक, ये तरंग लंबाई कहलाती है। तो 1 मीटर 650 763.73 तरंग दैर्घ्य, यानी इतने तरंग दैर्घ्यों की जो संख्या है, यानी इसको तरंग लंबाई भी बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को यानी तरंग द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो इतने तरंग दैर्घ्यों की जो संख्या है उसकी जो टोटल लंबाई होगी वो टोटल लंबाई 1 मीटर के तुल्य होती है। तो क्रिप्टॉन 86 को गर्म करने पर लाल रक्त तप्त प्रकाश की 650 763.73 तरंग दैर्घ्य 1 मीटर के तुल्य होता है, होते हैं। क्रिप्टॉन 86 को गर्म करने पर, अथवा दूसरी परिभाषा इसकी, ये दूसरी, प्रकाश द्वारा 1/299 792 458 सेकंड में तय की गई दूरी 1 मीटर के तुल्य होती है। अब इसके पश्चात 1 मीटर के पश्चात दूसरी जो परिभाषा अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक है अपना वो किलोग्राम। 1 किलोग्राम किसके तुल्य है? इसकी परिभाषा एक किलोग्राम शुद्ध, पहली जो परिभाषा है वह शुद्ध जल के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 घन सेंटीमीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है।
यानी शुद्ध जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री से कम करेंगे, जैसे बर्फ है तो धीरे धीरे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप करेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ बन जाता है। बर्फ पानी पर तैरता है, पानी से हल्का होता है, आयतन बढ़ जाता है बर्फ बनने पर, तो उसका घनत्व कम हो जाता है। इसी प्रकार गर्म करेंगे तो भी अणु दूर दूर होंगे और वो हल्का हो जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 घन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 घन सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक अपन डब्बा ले लेते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 हो, लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10, सारी ये मिलाकर 10-10 सेंटीमीटर हो। और ऐसे डब्बे में अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का जल भर लेंगे तो इसका जो द्रव्यमान होगा उस जल का वो 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। 1000 घन सेंटीमीटर यानी आयतन इसका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई भी 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके पश्चात दूसरी जो परिभाषा है इसकी, ये भी परिभाषा है 1 किलोग्राम की, कि कार्बन, दूसरी परिभाषा 1 किलोग्राम की, कार्बन 8612 के 5 इंटू 10 की घात 25 परमाणु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। कार्बन 8612 समस्थानिक पढ़े होंगे आपने। कार्बन के समस्थानिक होते हैं 8612, 8613 और 8614। 3 समस्थानिक होते हैं, 8613, 8614। तो कार्बन 8612 के 5 इंटू 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के तुल्य होता है। ये 1 किलोग्राम की परिभाषा। इसके पश्चात 1 सेकंड, एक सेकंड वह समय जो सीजियम तत्व को गर्म करने पर सीजियम तत्व के जो कंपनों की जो संख्या है वो है 91, 92, 631, 770, 91, 92, 631, 770 कंपन में लगा समय 1 सेकंड के सीजियम यानी सीएस, सीजियम तत्व है, सीजियम तत्व के या परमाणु लिख सकते हैं, सीजियम परमाणु के ये कंपन कब, जब अपन इसको गर्म करते हैं तो कंपन होते हैं ये परमाणु घड़ियों में, इसका उपयोग होता है सीजियम तत्व का। तो इसमें 91, 92 ये जो संख्या दे रखी है 631, 770 कंपन में लगा समय, यानी जब ये कंपन करता है यानी इससे जो निकलने वाली तरंग है ऐसे चलती है, तो ये यहां से लेकर यहां तक ये कंपन कहलाता है। तो 1 सेकंड वह समय है जो ये इतने कंपन कर लेते हैं। इसमें 5000 वर्ष में 1 सेकंड का अंतर आ सकता है, यानी नहीं के बराबर, इसमें कोई समय में अंतर नहीं आता। ये परमाणु घड़ियां होती है, इसमें इस तत्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार 1 सेकंड का जो ये समय है वो
91, 92, 631, 770 कंपन में लगा समय 1 सेकंड के तुल्य होता है। अब इसके पश्चात एक एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। 1 एम्पियर की जो परिभाषा है वो 12th कक्षा में बोर्ड परीक्षा में भी पूछी गई है। ये टॉपिक 1 एम्पियर ये पूरा उसमें आता है, लेकिन परिभाषा यहाँ दे रखी है तो अपने को पढ़ना है। तो उसमें भी यही है कि जब दो चालक तार एकांक दूरी पर यानी 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर चालक तारों में समान दिशा में, इसमें बहने वाली धारा आई और इसमें बहने वाली धारा भी आई हो, समान दिशा में समान मात्रा की धारा प्रवाहित होने पर इन दोनों चालकों में आकर्षण बल उत्पन्न होता है। कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, यानी 1 मीटर की लंबाई में चालक तारों की लंबाई भी 1 मीटर हो, दोनों के बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, और इसमें धारा बहने पर यदि इन चालकों के मध्य आकर्षण बल लगे कितना? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर, तो इन चालकों में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर के तुल्य होता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। ये परिभाषा ये कैसे बल लगता है, क्यों लगता है, ये सारी चीजें 12th कक्षा में आई हुई है। आपके देश में केवल परिभाषा दे रखी है, इसलिए अपने को पढ़ना पड़ रहा है। एक चीज और है, आपकी किताब में भी स्पष्ट लिखा है कि ये आपको परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, परंतु अपना पेपर जो कहीं कभी बाहर से आता है तो कोई पेपर सेटर होता है, वो परीक्षा में दे भी देता है कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय जो मात्रकों की जो परिभाषाएं है वो दे देता है, बाकी परीक्षा में नहीं देते हैं। ये तो आपकी जानकारी के लिए है कि क्या होता है ये 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, सामान्य जानकारी के लिए है। तो मैं लिख देता हूं, एकांक दूरी पर, या 1 मीटर लिख सकते हैं या एकांक लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़े, एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर चालकों की एकांक लंबाई में उत्पन्न आकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर के तुल्य होता है। ये अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है इसकी 1 एम्पियर की। एकांक दूरी पर स्थित दो समांतर चालकों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर चालकों की एकांक लंबाई में उत्पन्न आकर्षण बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो तो चालकों में प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर के तुल्य होता है।
ये 1 एम्पियर की परिभाषा है। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि समान दिशा में नहीं बहकर धारा जो विपरीत दिशा में, एक में ऐसे जा रही है दूसरे में धारा यदि ऐसे हो जाए तो इसमें प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होगा। ये कैसे होता है, किस नियम से होता है, ये हम आगे 12th में पढ़ेंगे। फ्लेमिंग का नियम क्या है ना, इस दायां हाथ का नियम क्या है, बायां हाथ का नियम क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो। तो अब इसके पश्चात 1 मोल कार्बन (6C12) के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या संख्या 1 मोल के तुल्य होती है। कार्बन 6C12 के कितना 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या 1 मोल के तुल्य होती है। इसके पश्चात केल्विन एक केल्विन क्या है? जल के क्वथनांक यानी उबाल बिंदु व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग एक केल्विन के तुल्य होता है। या दूसरी परिभाषा, जल के तिरक बिंदु के 1/273.16वां भाग एक केल्विन के तुल्य होता है। जल के तिरक बिंदु, अब तिरक बिंदु क्या है? ताप व दाब का वह मान जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस यानी बर्फ, द्रव यानी जल और गैस यानी वाष्प, द्रव की वाष्प। ये तीनों अवस्थाएं एक साथ में अलग अलग ताप और दाब पर पाई जाती है। कई बिंदु, कई ताप और दाब के ऐसे बिंदु भी हैं जहां पर दो अवस्थाएं साथ में पाई जाती है, लेकिन जहां पर तीनों अवस्थाएं एक साथ पाई जाती है, जहां बर्फ भी हो, वाष्प भी बनती हो और जल भी बनता हो बर्फ से, या तो तीनों अवस्थाएं एक साथ हो, तो वो है तिरक बिंदु, जिसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था, प्लाज्मा अवस्था भी कहते हैं। तो उस ताप का 1/273.16वां भाग एक केल्विन तिरक बिंदु के ताप का लिख देता हूं। तिरक बिंदु के ताप का
ताप का 1/277.16वां भाग। ये भी हम इसी 11वीं कक्षा में ही अपन जो पीछे के जो पाठ दे रखे हैं सेकंड भाग में, उसमें हम ये तीरक बिंदु क्या है ये सारा उसमें दे रखा है। पदार्थों के ऊष्मीय गुण पाठ का नाम है, उसमें हम पढ़ेंगे ये। इसके पश्चात कैंडेला। एक कैंडेला क्या है और किसके बराबर होता है? एक कैंडेला कर्षणिका यानी ऐसी वस्तु जो सामान्यतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, यानी आने वाले प्रकाश का केवल अवशोषण ही करती है, ऐसी वस्तु कर्षणिका कहलाती है। ये भी पढ़ेंगे। तो कर्षणिका के कर्षणिका के 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश जब ताप प्लेटिनम की गलनांक दाब यानी कर्षणिका के 1/60,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, यानी पेन की जो पॉइंट टिकता है इतनी सी दूरी, इतनी सी भाग से उत्सर्जित प्रकाश जब दाब 101/325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो, जब ताप इतना हो, दाब इतना हो, तो इतने क्षेत्रफल से उत्सर्जित प्रकाश हो की तीव्रता एक कैंडेला के तुल्य होती है। तो हमने 4 ये मात्रक, SI मात्रक के जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है, इनकी परिभाषाएं पढ़ी है। तो अगला अपना टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आगे लेंगे अगले दिन। तब तक